ईरान की जो ताकत आज हम देख रहे हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया अचंभे में है, ये कहाँ से आती है? मैं एक मिलिट्री पावर तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का सोच, उसका ज़हनियत, वो क्या है जो ईरान को इस तरह से खड़ा कर पा रहा है? देखिए, इस जंग की जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग और एक सबक रहा है वो ये कि जंग सिर्फ हथियारों से और फौजियों से नहीं लड़ी जाती। जंग जो है वो अक्ल से लड़ी जाती है और उसके साथ-साथ दिल से लड़ी जाती है। सबसे बड़ा फ़र्क जो है ईरान और अमेरिका के बीच वो ये कि आप हैरान होंगे कि अमेरिकी फौजियों को ये इस जंग की बात नहीं है, इससे पहले इराक जंग भी, अफ़गानिस्तान भी, बहुत सारे फौजियों को तो ये पता भी नहीं है कि किस देश जा रहे हैं और क्यों जंग लड़ रहे हैं। तो एक तरफ आप ये देखिए कि वो लोग जो सिर्फ अपना काम अंजाम दे रहे हैं, एक क्लर्क और एक फौजी के काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि सुबह दफ़्तर जाना और शाम को वापस आना कि मुझे तनख्वाह चाहिए, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ न सिर्फ़ कि हर एक सिपाही की तरह, बल्कि एक मुजाहिद की तरह, यानी वो व्यक्ति जो जिहाद कर रहा है, इसके पीछे एक पूरी फ़िलॉसफ़ी है और इसको मज़हब से जोड़ना ज़रूरी नहीं है। ये फ़िलॉसफ़ी कल्चर है, ये फ़िलॉसफ़ी पॉलिटिकल है और इसका एक रिलिजियस एंगल भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इस्लामिक सिस्टम ईरान में काम करता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है इन दोनों देशों के बीच, इन दोनों फ़ौजों के बीच, इन दोनों नेताओं के बीच। एक तरफ जो अमेरिका और इज़राइल जो लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका ख़ासकर मैं कहना चाहती हूँ, वो उसकी लड़ाई है वार की, एक लड़ाई है बदले की, ऑफ़ेंस की। और ईरान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहा है डिफेंस की। अगर नहीं लड़ेंगे तो मारे जाएँगे। हम तुमको मारना चाहते हैं। अभी भी सोचिए, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने, जो उनके रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि तुमको हम पाषाण युग में भेज देंगे। आप इनकी शब्दावली देखिए और दूसरी तरफ ईरान जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले की, यानी अपने के बचाव की बात कर रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में हम आगे बातचीत भी करेंगे कि बहुत बड़ा दुनिया में एक कल्चरल चेंज हो रहा है, जिसको खाली हथियारों और जहाज़ों और मिसाइलों और फ़ौजियों और हत्याओं, इस सब, या फिर तेल और गैस, इसकी ज़बान में नहीं समझा जा सकता। जी। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई जिस मुकाम पर पहुंची है, उसमें जो आपने कहा कि लड़ाई दिल से लड़ी जाती है और दिमाग से लड़ी जाती है, सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। ये दिल और दिमाग, मैं उसी को समझना चाहता हूं कि 40, 50, 45, 48 साल हो रहे हैं। इतने आर्थिक प्रतिबंधों में ईरान अपना अपने अपने को आगे बढ़ा रहा है और कोई एक भी ऐसी कसर अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने नहीं छोड़ी है जिससे ईरान कुछ अपने दम पर बेहतर कर सके, लेकिन उसने करके दिखाया। मतलब एक ड्रोन अगर ऐसा बन जाता है जिसका जवाब अमेरिका के पास नहीं है और उसे अब रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका जवाब ढूंढना पड़ रहा है, यानी ईरानी टेक्नोलॉजी का जवाब ढूंढना पड़ रहा है, तो ये एक दिमाग की बात है। ये जो चीज है, इसको आपने अपनी ईरान यात्राओं के दौरान कैसे देखा परखा? जी हाँ, बहुत दिलचस्प ये बात है। और मुकेश जी, आप ये देखिए कि ईरान यात्राएँ मैंने जंग के वक़्त में नहीं, मैंने अमन के वक़्त में कहीं की थी और शांति काल में। और शांति काल में जो मेरा तजुर्बा है, वो मुझे अभी जंग का ये जो पूरा युद्ध काल चल रहा है, उस एक अंडरस्टैंडिंग को मैं वहाँ से उधार लेती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने 3-4 बार विज़िट किया है ईरान को, और जब भी देखिए आप किसी भी पब्लिक आप महफ़िल में वहाँ जाएँगे, तो वहाँ रिलिजियस नारे तो होते ही हैं, लेकिन किसी से नफ़रत के नारे नहीं होते, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक है, तो रिलिजन से ऑपरेट होता है। इसके अलावा वो डेमोक्रेसी की बातें भी करते हैं। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ईरान की सड़कों पर आपको हमेशा नज़र आएगी, मैंने वहाँ 2009 का राष्ट्रपति चुनाव भी कवर किया था। तो उस चुनाव के दौरान भी आप देखिए, जो बहुत ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात थी, वो ये कि जो पॉलिटिकल कैंपेन है, और नेताओं के ज़रिए नहीं, कैंपेन में जो लोग शामिल थे, और आप हैरान ये होंगे कि यहाँ की महिलाओं को देखिए, आप देखिए कैसे एक राजनीतिक हथियार बना के पूरी दुनिया में ईरान को सप्रेस किया जाता है कि हम वहाँ की औरतों को आज़ाद करने के लिए हम यहाँ पर बम बरसा रहे हैं। यानी हमने 168 स्कूल की बच्चियों को मार दिया क्योंकि हम ईरान की महिलाओं को आज़ाद करना चाहते थे। इस तरह की आज़ादी, मतलब ज़िंदगी में आज़ादी नहीं, ज़िंदगी से आज़ादी दिलाई जा रही है। एक तरफ आपके सामने ये नैरेटिव है और एक तरफ आपकी इस रिपोर्टर ने, भारतीय महिला ने जो देखा वहां पर, वो ये कि रात के 2 बजे पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए, यानी जो पार्टी के वर्कर्स नहीं, आम लोग
जो उस वक्त उस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा थे, औरतें थीं, महिलाएं रात को 2 बजे सड़क पर कार के ऊपर जो रूफ होती है, रूफ के ऊपर चढ़कर वहां गाने बज रहे हैं कैंपेनिंग के, और महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं, और उन नारों में नाम होता था डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पर, यानी एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ नागरिक, एक तरफ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी तरफ समाज, एक अजीब सा यूनिक सा समाज है ईरान, जहां पर दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी जो नैरेटिव सरकार बनाने की और बताने की कोशिश कर रही है, जनता से उसका बहुत ही सीधा संबंध है। यानी भारत में भी देखिए, आपकी सरकार का जो नैरेटिव है, कुछ जनता में यहाँ पर लोग सहमत होते हैं और बेशतर सहमत नहीं होते, या अपना एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का तरीका होता है। लेकिन वहां का जो एक कल्चरल एक लैंग्वेज है, जो एक सांस्कृतिक भाषा है, उसको समझना जरूरी है कि ईरान का जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो इन दोनों देश, इजराइल और अमेरिका खासकर, इनके विरोध पर टिका हुआ है, या मैं कहूंगी इनसे बचाव पर टिका हुआ है कि हमें जिंदा रहना है, हमें वजूद में रहना है, हमें अस्तित्व में रहना है। ये दोनों ताकतें हमें तबाह करना चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जिद है कि हम जिंदा रहेंगे, हम वजूद में रहेंगे, हम ताकतवर रहेंगे और सब मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पर ये नाइंसाफी होगी अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि वहां एक माइनॉरिटी ऐसी जरूर है जो वहां का जो इस्लामी निजाम है उससे सहमत नहीं होती, जो एक तरह का सरकारी मैं कहूंगी हिजाब है उससे सहमत नहीं है, जो इस बात से सहमत नहीं है, और ये आरोप लगते रहे हैं ईरान की सरकार पर कि वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। इस ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जो पॉलिटिकल विरोधी हैं उनको बहुत बुरे तरीके से कुचला और दबाया जाता है। इस बात को मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो लोकतंत्र में, बराबरी में, मानवाधिकार में, और मैं नारीवादी भी हूँ, मैं इन तमाम चीजों में यकीन रखती हूं। लेकिन इन दोनों हकीकतों को, इन दोनों सच्चाइयों को साथ रखा जा सकता है। ये बहुत ही लेयर्ड, मैं कहूंगी अलग अलग सतहें हैं इन सच्चाइयों की। एक तरफ ईरान ये भी है और एक तरफ ईरान वो भी है। एक तरफ ईरान को ईरान के नजरिए से समझने का जरिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की मीडिया के जरिए, वहां की फिल्मों के जरिए, हॉलीवुड के जरिए समझने का भी तरीका है। और तीसरा नजरिया है मेरे जैसे लोगों का। ना मैं इजरायली और अमेरिकी हूं, ना मैं ईरानी हूं। तो मुझे लगता है कि मेरे पास ये एक बहुत फायदा है मुझे इस बात का कि मैं दूर से तूफान का नजारा कर सकती हूँ, और दूर से जो है वो एक ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से एनालिसिस में कर सकती हूँ। बिल्कुल आरफा, दो कंट्रास्टिंग इमेज हमारे सामने आती रही हैं। एक में जैसा आपने बताया कि महिलाएं हैं जो आज़ादी भी चाहती हैं, स्कार्फ नहीं चाहती हैं, उन्होंने अपने हिजाब जलाए हैं। अभी कुछ समय पहले ही वो आंदोलन हुआ था, और अभी कुछ समय पहले एक और आंदोलन हुआ था वहाँ के रिजीम के खिलाफ, बड़े पैमाने पर। हालांकि कहा जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका के उकसावे पर हुआ था, लेकिन वहाँ एक असंतोष है, ये भी पिक्चर सामने आती रही है। दूसरी तरफ जब हम आंकड़ों पर जाते हैं, रिसर्च के और शिक्षा के, तो वहाँ एक दूसरी तस्वीर नजर आती है कि दुनिया में ईरान चौथे पांचवें नंबर पर है रिसर्च में, और कमाल वहाँ की जो बच्चियां हैं पढ़ रही हैं, 60-70% मास्टर्स डिग्री उनके पास है, और काम कर रही है खुलकर। ये जो विरोधाभास है, ये कैसे देखती हैं आप? और ये विरोधाभास में ही शायद सारी सच्चाई छिपी हुई है। अभी ईरानी राष्ट्रपति ने एक 4 पन्ने का स्टेटमेंट जारी किया है। किसी वेस्टर्न कमेंटेटर ने कहा कि अगर अमेरिकन ये 4 पन्ने इतना ही अगर टेक्स्ट पढ़ लेते तो शायद ये जंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई का कोई कल्चर ही नहीं है, माहौल ही नहीं है। आप सोचिए, ईरान को बताया जाता है कि ये बहुत ही अनपढ़, पिछड़ा, और जो कह रहे हैं कि पाषाण युग में भेज देंगे। मैं तो सोच रही थी कि वो ये कहना चाहते थे कि ईरान तो पाषाण युग में ही रहता है। अगर ईरान प्रोग्रेसिव मॉडर्न सोसाइटी है तो आप पाषाण युग में उसको कैसे भेजेंगे? और ये भी आप इसको समझिए कि ईरान को तानाशाही कहा जाता है। ईरान परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट कि बहुत सारे लोग सड़कों पे आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको दबाया गया, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट आपने कभी दुबई में देखे, कभी आपने कतर में देखे, कभी आपने सऊदी अरब में देखे। उनको कहा जाता है कि ये तानाशाही हुकूमतें हैं जहां पर वाकई वहां चुनाव भी नहीं होते उस तरह से। तो आप ये देखिए कि ईरान को हम ना तो परफेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं, ना ही हम उसको ऑटोक्रेसी कह सकते हैं। एक पार्ट उसमें धर्मशास्त्र का या थियोक्रेसी का है कि हाँ, धर्मशास्त्रों पर आधारित वो समाज है। तो पूरे तरीके से आप ये देखिए कि न सिर्फ कि ईरानियों के जरिए मैंने ईरान को समझा, बल्कि एक साल में कैलिफोर्निया में रही, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे ईरानियों से वहां मुलाकात होती थी, और मुझे बड़ा
बड़ा हैरानी ये होती थी, पहली बात 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, कि वहाँ पढ़ाई-लिखाई का पहली बात तो बहुत कल्चर है। भारत से कहीं ज़्यादा, अमेरिका से कहीं ज़्यादा, दुनिया के बहुत सारे देशों से ज़्यादा वहाँ औरतें कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती हैं, वहाँ ग्रेजुएट हैं। एक-एक आदमी 3-3 सब्जेक्ट में पीएचडी करता है। एक ऐसा व्यक्ति भी आपको मिलता है, अलग-अलग लोग आपको मिलते हैं जो साइंस भी जानते हैं, टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, फिलॉसफी भी जानते हैं, रूमी को भी पढ़ते हैं, सादी को भी पढ़ते हैं और वो जानते हैं और दूसरे लोग भी जो हो सकते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। भारत के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज है। तो बहुत एक ऐसी सोसाइटी है जिससे कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कि कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मतलब बहुत दिल खुश होता है, रूह खुश होती है उन लोगों से मिलकर कि बहुत ही रिच सोसाइटी। आप उनके घर चले जाइए किसी ईरानी के, आपको लगेगा कि कोई घर नहीं है बल्कि एक तरह का एक अजायब घर है। मतलब घर में इतने खूबसूरत कालीन लगे हुए हैं, सोफ़ा है तो उसपे बिल्कुल लकड़ी की ऐसी कार्विंग हो रही है, पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत लगी हुई है, घर में लोगों ने वो पेंटिंग बनाई है। अगर आप उनसे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो बाकायदा न सिर्फ़ कि आपको पूरा वॉर की बातें बताएँगे बल्कि मेडिकल साइंस में ख़ासकर ईरान ने काफ़ी तरक्की की है और अमेरिका की ही बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अभी एक रिसर्च भी आई थी सामने जिसमें दिखाया गया था कि कितनी बड़ी तादाद में जो साइंटिस्ट हैं, न सिर्फ़ कि वो ईरानी हैं, बल्कि वो ईरानी महिलाएँ हैं। तो ये इस जंग में एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा है, इस जंग में ऐसी-ऐसी चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं, अगर आप सुनना चाहें, देखना चाहें तो ही आपको दिखाई देंगी, कि इस पूरी जंग में आप ये सोचिए ईरानी सोसाइटी की जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। मैं फिर से कहूँगी सप्रेशन है एक लेवल पर, बाकी चीज़ों से मेरी असहमतियाँ रहेंगी, लेकिन एक बहुत अजीब बात आपको बताऊँ कि घरों में भी आप देखिए, चूँकि महिलाओं के इर्द-गिर्द ये बात है। घरों में भी मान लेते हैं कि एक पति-पत्नी है या मान लेते हैं बाप और बेटी है। तो एक ऐसी सोसाइटी है ईरान जहाँ पर औरतों की हुकूमत है, घर में भी। घर में भी आप समझिए कि पत्नी का जो है वो अपर हैंड रहता है। घर में मर्द काम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, खाना भी पकाते हैं, औरतें खूब तैयार होती हैं, तैयारों के बाहर काम पे भी जाती हैं, शॉपिंग के लिए भी जाती हैं। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि घर हमारे एक्चुअली ये प्रयोगशालाएँ होती हैं। इससे ये पता चलता है कि जेंडर जस्टिस कहाँ है। सिर्फ यही नहीं कि लड़की वेस्टर्न कपड़े पहनकर कभी-कभी मेरे जैसे लोग भी कहते हैं कि वो बड़ी मॉडर्न है, वो तो स्कर्ट पहनती है, वो तो पैंट्स पहनती है। स्कर्ट पैंट्स पहनना ही मॉडर्निटी नहीं है। मुझे एडवर्ड सईद याद आ रहे हैं, जिन्होंने ओरिएंटलिज़्म नाम की किताब लिखी थी, जिसमें वेस्ट बनाम ईस्ट की पूरी जो थ्योरी है, मुझे लगता है कि अभी हमारे सामने बिल्कुल वही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जिसमें हर चीज़ पश्चिम की आधुनिक है और हमारे जैसे लोग, भारत के लोग, ईरान के लोग, हम पिछड़े हैं। हम हमेशा वो हमें कहेंगे कि हम गाय, गोबर और दहेज वाले लोग हैं और ईरान को भी कहेंगे कि हिजाब वाले लोग हैं। हमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम में लोग बहुत अच्छा समझते हैं। बहुत सारे लोग ईरान से भारत में नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन हमें और ईरान को हाइफ़नेट करके ही देखा जाता है कि ईरान, इंडिया, पाकिस्तान इसी तरह के जो ये देश हैं, ये पिछड़े देश जिनका आधुनिकता से कोई लेना-देना नहीं है। तो एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो उससे रिलेटेड जो आपने भी पूछा कि जो पूरा कल्चर ऑफ वॉर है, उससे भी रिलेटेड हम डिस्कशन कर सकते हैं कि इस जंग में जो हम देख रहे हैं पिछले लगातार 5 हफ्ते से, जो ईरानी सड़कों पे आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं, अपनी सरकार के साथ और जो सरकार का ये जो जंग का यानी हमले का जवाब दे रहा है, उसमें क्यों आ रहे हैं ईरानी सड़कों पे, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.